जय हिंद टू ऑल बच्चों। आज हम फिज़िक्स का क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फिज़िक्स क्लास 12th। प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसमें तो सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ही आएंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। देन उसके बाद मे बी पॉसिबल इसी पार्ट में या फिर अगले पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक तो पॉइंट आया था कंडक्टर का, ठीक है। कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है इंसुलेटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आया था एक डाई इलेक्ट्रिक्स बोल रहे थे हम उसको, डाई इलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। डाई इलेक्ट्रिक्स एक टाइप के कंडक्ट इंसुलेटर ही होते हैं, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसी चीज़ का मेजरमेंट करता है कि कितनी एफिशिएंसी के साथ किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। जो आपके कंडक्टर हैं या फिर सॉरी जो आपके मीडियम है वो कितना इफ़ेक्टिव है इस चीज़ों के लिए। तो हमने जो प्रीवियसली फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले में अगर आप किसी मीडियम को एज्यूम कर लें कि एक मीडियम है, ठीक है। हमने एक मीडियम एज्यूम कर लिया, एक मीडियम है। इस मीडियम से हमें क्या कर रहे हैं, इस मीडियम में दो आपके चार्जेस हैं Q1, दो चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2, ठीक है। तो Q1 Q2 के बीच में इस मीडियम M में ये रखे हुए हैं और जो फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियसली पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर रहे हैं R² है। दिस इज द क्वांटिटी विच इज इम्पॉर्टेंट। ये क्वांटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। इसे हम क्या कहते हैं, फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम की बात हो रही है उसी मीडियम की ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ठीक है। इसका नेम का थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, अभी आगे और भी आएंगे तो उसमें भी इसी टाइप के कुछ नेम मिलेंगे, तो आप प्रॉपरली स्टडी कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज द टर्म एप्सिलॉन। इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये जो कंडीशन हमने अप्लाई करी है वो कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है जब हम किसी मीडियम की बात कर रहे हों। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मीडियम, अबाउट एनी मीडियम, जब हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तब ये कंडीशन आती है आपकी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं अगली कंडीशन में, देयर इज नो मीडियम, यहाँ कोई मीडियम नहीं है। देयर इज नो मीडियम। अगर मीडियम नहीं है तो क्या होगा, वैक्यूम। क्या होगा यहाँ पर, वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम को हम किससे, जीरो से शो कर देते हैं। तो अगर हम अप्लाई करें, सेम चार्जेस हमने लिए और सेम डिस्टेंस हमने ली, इन्हीं चार्जेस और डिस्टेंस के साथ हमने वैक्यूम में प्लेस कर दिया इनको, तो इस वक्त जो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो फोर्स क्या होगा, F0 से नोट करेंगे हम इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R²। दिस इज द फॉर्मूला इन द वैक्यूम। वैक्यूम जब अप्लाई होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, कि जब आपका वैक्यूम है और सेम चार्जेस चल रहे हैं, जो भी चार्जेस हो उनकी डिस्टेंस हमें गिवन है, तब ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, पहले हम क्या कह रहे थे, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
अब क्या कहेंगे हम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब क्या बात हो रही है इसकी, जब ये एप्सिलॉन नॉट बन गया तब, ठीक है, तब हम इसको क्या कह रहे हैं, अब जो ये अप्लाई हो रहा है वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, ये है आपका वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन ये मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, किसी भी मीडियम में आपका फोर्स जो अप्लाई हुआ और किसी वैक्यूम में जब आपने सेम कंडीशन अप्लाई की तब ये फोर्स अप्लाई हुआ। अब आपने क्या करना है, सिर्फ डिवाइड लगाना है सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का। तो F0/Fm इज इक्वल टू, सारी की सारी क्वांटिटी सेम है, देखिए 1/4 पाई Q1 Q2/R², सेम सेम, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो वैल्यूज आपकी रिमेनिंग रहेंगी वो क्या रहेंगी, 1/ε0 अपॉन 1/ε। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ε/ε0, ये इनका रेशियो बन जाएगा। इस रेशियो को हम कहते हैं एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं इस रेशियो को, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं एक और उससे के फॉर्म में भी इसे डिनोट करते हैं। दिस इज द क्वांटिटी विच इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। ये है आपकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के रिगार्डिंग। तो ये जो आपका सारा चल रहा है ये आपने ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल में किस टाइप के मीडियम की बात हो रही है। अगर उसने कह दिया वैक्यूम है तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, अगर उसने कहा कोई स्पेसिफिक मीडियम है उसकी वैल्यू देगा, फिर वो कि उस मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है वो वैल्यू देगा, तब उसके बेस पर आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूनिवर्सल है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस पर ये वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तभी आ रहा है। तो यहाँ आपका जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, उसके बारे में स्टडी है। तो उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर अगर टोटल फोर्स वर्क कर रहा है किसी ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, बहुत सारे और चार्जेस हैं, ठीक है, उनकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स, इधर से फोर्स, तो एक चार्ज है जिस पर कई सारे चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं दूसरे चार्ज की वजह से, उनका वेक्टर सम, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकिंग वन एट अ टाइम। तो जो आपका सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उनका सम क्या करेंगे आप, उसका सम अप्लाई करेंगे तो वो होगा आपका टोटल फोर्सेस का जो अप्लाई हो रहा है। एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट is the vector sum of all forces on that charge due to other charge taken one at time। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि सपोज दैट कोई चार्ज है Q0 यहाँ प्लेस्ड है, इस पर एक Q1 चार्ज इसके करीब में है, Q2 चार्ज एक इसके करीब में है, Q3 चार्ज इसके करीब में है। तो Q0 चार्ज पर इन सब की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टोटल फोर्स कितना होगा, उस टोटल फोर्स की बात हो रही है, वो टोटल फोर्स क्या होगा, इसके फोर्स, इसकी वजह से जो फोर्स लगा, इसकी वजह से जो फोर्स लगा, उनका क्या होगा, टोटल सम होगा, वेक्टर सम, ठीक है, क्या होगा, वेक्टर सम होगा। सिंपल, आई होप समझ में आई होगी ये चीज़। एक फोर्स है किसी पॉइंट पर प्लेस है, सॉरी एक चार्ज है किसी पॉइंट पर प्लेस है, हम जीरो एज्यूम कर लिया, उसके आसपास कई सारे चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्सेस का क्या है, फोर्स, उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनका सम टोटल फोर्स के इक्वल होगा, इस तरीके से। तो अगर हम इसे प्रॉपरली डिस्क्राइब करें डेरिवेशन के तौर पे, तो हम एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं 3D में। ये हमने एज्यूम करा ये ओरिजिन है, ये आपकी z एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस एंड दिस इज द y।
सपोज दैट देयर इज अ चार्ज Q0 एट द ओरिजिन। फ्रॉम दिस, इससे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर कई सारे चार्जेस हैं। सपोज दैट Q1 है, Q2 है, Q3, कई सारे चार्जेस हैं और इनकी डिस्टेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं R1 है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, जो आप इनकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से वो इनका R1, R2, R3। ठीक है, ये है इनकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट से चार्ज जो Q0 पर जो भी आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना होगा। तो प्रीवियस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो सिंपली शो हो रहा है यहाँ पर कि आप अगर फोर्स ज़ीरो अप्लाई करते हैं, फोर्स ज़ीरो, ये किसके लिए अप्लाई होगा, दिस इज द टोटल फोर्स, इसे हम क्या कहेंगे, टोटल फोर्स। अब अगर हम कहें कि ज़ीरो और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, तो क्या होगा, ज़ीरो और वन, हमको ऐसे लिखेंगे इसको। तो जब इन दोनों की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब ये बात हो रही है वैक्यूम की बात है इसलिए एप्सिलॉन नॉट है, Q0 Q1 अपॉन R10 और ये आपका स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस जो इनके बीच में आई है उसका। ठीक है, अब इसके साथ एक साइन और चलता है R10, दिस इज द साइन फॉर यूनिट वेक्टर। जब हम वेक्टर को चेंज करते हैं यूनिट वेक्टर में तब ये साइन आता है। ठीक है, इसका कोई इतना स्पेसिफिक यूज नहीं है, सिर्फ वेक्टर टर्म में जो आप ले रहे हैं किसी भी इक्वेशन को तब आप इसका यूज कर रहे होते हैं। सिमिलरली आप इसको 0 2 के लिए अप्लाई कर लेंगे, सिमिलरली 0 3 के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो सेम चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर 0 2 आ जाएगा, या फिर जैसे 10 है तो 20 या 30 जैसा भी आएगा सो ऑन तक चलता चला जाएगा। अब आप इन सब का सम करेंगे, तो सम में आप क्या करेंगे, F0 इज इक्वल टू सारे फोर्सेस अप्लाई, सम होगा सारे फोर्सेस का, तो सब में क्या कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। जो रह गया बीच में जो भी है Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर, R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q0 Q2 R² 20 R यूनिट वेक्टर 20, इस तरीके से वैल्यू आगे चलती जाएगी। तो ये होगा आपका क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये है इसका कहने का मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको अरेंज करके टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, जब वेक्टर्स आ जाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट कोई इतना टिपिकल नहीं है और ना ही ये इतना ओवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पर इतना दिमाग खपाया जाए। तो आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा चाहे तो रिपीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है सिंपली कि जब भी आपका जो चार्ज है वो किसी भी सरफेस पर है तो उसमें जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारे सरफेस पर या किसी लीनियर वे में या फिर पूरे ऑल ओवर वॉल्यूम पर, जिस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, उसको हम स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, हम इसको प्रॉपरली तो चेकआउट नहीं कर सकते कि कितना चार्ज इस पर स्प्रेड हुआ है, फैला है, बट हम यहाँ पर एक एक स्मॉल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक आपने एरिया एज्यूम कर लिया, दिस इज़ द सरफेस एरिया, इस एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया है, स्मॉल पार्ट को लिया जिसका जो एरिया है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं डेल्टा एस से, और हमने यहाँ एज्यूम किया है कि डेल्टा क्यू चार्ज स्प्रेड है यहाँ पर। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको सॉल्व, इसको जो है कैसे हम चेक करेंगे, उसको चेक करने का ये मेजरमेंट है। ठीक है, अगर हमने एज्यूम किया है कि डेल्टा क्यू चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, देन हमें अगर डिफाइन करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है फिर यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस की बात हुई है और चार्ज की बात हुई है, तो चार्ज हम ऊपर लेंगे और सरफेस जो भी हमने एज्यूम किया है उसे हम यहाँ नीचे लेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को
पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज फैला हुआ है, इस फॉर्मूले से हम एज्यूम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए अगर आपको चेक करना है लीनियर वे में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ सरफेस की जगह पर आप क्या अप्लाई कर देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको जब आप चेक करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसकी यूनिट कितनी होगी, तो क्यू की यूनिट कितनी होती है, यानी कि चार्ज की यूनिट कूलाम, और सरफेस एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर। सिमिलरली कूलाम पर मीटर। ऐसे ही अगर हम चेक करना चाहें वॉल्यूम, पूरे ऑल ओवर वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम चेक करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। सिमिलरली तो कूलाम अपॉन मीटर क्यू, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, कूलाम पर मीटर इसका यूनिट हो गया। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है कि पूरे ऑल ओवर सरफेस में वॉल्यूम में, लीनियर वॉल्यूम में कितना जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का। ठीक है, तो ये इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल में बाई चांस ये आ जाए कंपटीशन में, वरना इतना इंपॉर्टेंस ही इसकी है नहीं। इसमें ये चीज़ और रहती है कि आप इसे इसे तो डिनोट करते हैं सिग्मा से, सरफेस वाले को सिग्मा से और लीनियर वाले को लैम्डा से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद अब जो आपका वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम वाले को आप इस स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको सिंपल से समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा कोई इतने स्ट्रिक्टली हार्ड टॉपिक नहीं है जो इतना इजीली समझ में ना आए। अभी स्टार्टिंग है, सिर्फ स्टार्टिंग में ऐसे सिंपल ही टॉपिक रहते हैं। अब हम आज जो है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स चलेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, इससे आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा इसी टाइप के न्यूमेरिकल की। देखिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in cup of water। एक पानी के गिलास में, ठीक है, एक पानी के गिलास में कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब ये ना तो इसमें कोई डाटा दिया है हमारे पास और ना ही इसमें कुछ और है, लेकिन हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वी नो दैट कि वाटर, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमने एज्यूम कर लिया, सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ कप, अप्रॉक्स जो वॉल्यूम होता है वो 250 क्यूबिक होता है। ठीक है, अब इस ये जो क्यूबिक होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब के। 250 सेंटीमीटर क्यूब 250 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, H2O उसका फॉर्मूला होता है। H हाइड्रोजन के दो आपके मॉलिक्यूल हो गए और एक आपका हो गया ऑक्सीजन का, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया। मीन्स 18 ग्राम में आपके 18 ग्राम के वाटर में, है ना, मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर इक्वल होगा इसका। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, नंबर ऑफ molecules in 18 gram of water 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स तो हुए 18 ग्राम में, जबकि हमारे पास पानी कितना है 250 ग्राम्स। तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 250 ग्राम इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइड बाय 18। ये सॉल्व करने के बाद आपको, देखिए सॉल्व करने के बाद आपको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 8.365 इंटू 10⁻25 इतने मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे
250 ग्राम वाटर में। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी। अब देखिए Q इज इक्वल टू एन, कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज, अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप n यहाँ प्लेस कर देंगे, ये वाले नंबर, ये वैल्यू आ गई, इंटू ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो आप यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है। सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी, यानी कि इतना चार्ज, कूलाम चार्ज जो है कहाँ होगा, एक कप ऑफ वाटर में आपको इतना चार्ज मिलेगा। ठीक है, वहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, उसके बेस पर आपको इतना कूलाम चार्ज एक कप ऑफ वाटर में मिलेगा। आई होप ये न्यूमेरिकल सिंपल सा था, आपको समझ में आया होगा। आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की, और हम कल से जो आपका नेक्स्ट आपका पार्ट 3 आएगा इस चैप्टर का, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और कुछ कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन ही चलेंगे, जिसकी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर लेंदी भी होने वाला है। तो आई होप आपको अब तक ये अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में।